हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सब लोगों का वॉइस ज्ञान चैनल के ऊपर। मेरा नाम है सुधांशु और आज हम एक नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो है भारतीय राज व्यवस्था के बारे में, इंडियन पॉलिटी। जैसा कि आपको विकास सर ने एक वीडियो में ऑलरेडी बता रखा है कि यूपीएसआई से रिलेटेड जो भी टॉपिक्स हैं वो सारे कवर किए जाएंगे वॉइस ज्ञान चैनल के ऊपर। और सबसे पहला टॉपिक जो हम पढ़ने वाले हैं वो है इंडियन पॉलिटी यानी भारतीय राज व्यवस्था के बारे में। और इसका पार्ट 1 यानी भाग 1 हम पढ़ने वाले हैं, जिसका पहला लेक्चर है ये। तो मैं आप सब लोगों को सबसे पहले बता देता हूँ कि इसमें इस टॉपिक्स में हम पढ़ने क्या वाले हैं इंडियन पॉलिटी के अंदर। तो इंडियन पॉलिटी जो पार्ट 1 है उसके अंदर सबसे पहले हम पढ़ेंगे राज व्यवस्था का परिचय और उसकी मूल बातें, इंट्रोडक्शन एंड बेसिक्स टू पॉलिटी। और यही हमारा आज का टॉपिक भी है। ये टॉपिक हम आज कवर करेंगे, जिसके बाद आगे हम पढ़ने वाले हैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या थी संविधान की, भारतीय संविधान के स्रोत क्या थे, भारतीय संविधान की विशेषताएं क्या हैं और इसका निर्माण कैसे हुआ, और जो प्रियम्बल है यानी प्रस्तावना, जो हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवाद, ये जो आप पढ़ते होंगे हर आपके चैप्टर के बुक जो होते हैं आपके, उसके पहले पन्ने पे ये छपा होता था पहले, जो भी एनसीईआरटी की किताबें जो लोग पढ़ रहे हैं। तो ये उसका क्या मतलब है, ये एक एक करके सारे टॉपिक को बड़े ही डिटेल में पढ़ेंगे। और यूपीएसआई से रिलेटेड जो भी बंदे तैयारी कर रहे हैं वो हमारे लेक्चर को यदि देख रहे हैं तो मैक्सिमम क्वेश्चन इसमें से ही आने वाले हैं। इसके बाद जो भाग 2 आएगा हमारा, उसमें क्या होगा वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे। पर फिलहाल हम आज का लेक्चर शुरू करते हैं जो है इंट्रोडक्शन एंड बेसिक्स ऑफ पॉलिटी के बारे में। तो चलिए, सबसे पहले ना इसमें 2 चीजें आई, एक तो इंडियन, एक पॉलिटी। तो सबसे पहले जानते हैं इंडिया है क्या। तो ये जो लाइन मैंने लिखी है, इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स, ये हमारा आर्टिकल 1 है। हालांकि आर्टिकल्स के बारे में आपको डिटेल में पढ़ाया जाएगा, आप बिल्कुल ना घबराएं। ये जो टॉपिक है जो आज हम पढ़ने वाले हैं ये बिल्कुल बेसिक चीजें हैं, ये आपको जानना जरूरी है। आप संविधान के बारे में आगे पढ़ने वाले हैं या पॉलिटी के बारे में आगे पढ़ने वाले हैं, आपको ये सारी टॉपिक्स और ये जो वर्डिंग्स यहाँ पे यूज किए गए हैं इनको समझना जरूरी है। यदि आप ये नहीं समझ पा रहे हैं तो आपको आगे जाके दिक्कत हो सकती है, इसीलिए सबसे पहले हमने ये पढ़ाने का निर्णय लिया है। तो देखिए क्या है ये, इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट। इंडिया है क्या, भारत राज्यों का संघ होगा, भारत राज्यों का संघ होगा। ये हमारा आर्टिकल 1 में, संविधान के आर्टिकल 1 में ये हमें बताता है। उसके बाद जो दूसरी चीज है वो है पॉलिटी। तो पॉलिटी क्या है, पॉलिटी एक मैकेनिज्म है लोगों के विकास के लिए, लोगों के विकास का एक तंत्र है, उसे हम पॉलिटी कहते हैं। अब ये पॉलिटी कैसे विकास करता है, तो इसके विकास की जो इक्विपमेंट है यानी उपकरण, वो उसे ही हम संविधान कहते हैं। ये एक संविधान का एक पेज, जो कवर पेज है वो इधर लगाया हुआ है, आप देख भी सकते हैं। दूसरे साइड प्रियम्बल लगा हुआ है यानी प्रस्तावना। तो सबसे पहले आपने समझा कि पॉलिटी होता क्या है। पॉलिटी है लोगों के विकास के लिए एक जो तंत्र है उसे ही हम पॉलिटी कहते हैं। और वो कैसे विकास करता है, तो जो उपकरण है उस उपकरण को हम कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। और कॉन्स्टिट्यूशन है क्या, ये कुछ नहीं, बस एक सेट ऑफ रूल और रेगुलेशन है, कुछ नियम है जो इसमें दिए गए हैं, निर्धारित किए गए हैं। और ये सुप्रीम लॉ ऑफ लैंड है, ये शब्द हमेशा याद रखिए। देश का सर्वोच्च कानून है ये, इससे ऊपर इस देश में कुछ नहीं है, मतलब सबसे ऊपर इस देश में संविधान है। अब हम समझते हैं कि ये कानून क्या है और कितने प्रकार के हैं। तो कानून 2 प्रकार के होते हैं, एक तो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ यानी संवैधानिक कानून, एक ऑर्डिनरी लॉ जिसे हम साधारण कानून कहते हैं। तो अब संवैधानिक कानून कौन होते हैं, जो कि ऑलरेडी हमारे संविधान में प्रस्तुत है यानी अवेलेबल है ऑलरेडी हमारे संविधान में, उसे हम संवैधानिक कानून कहते हैं। और जो साधारण कानून है वो कौन से हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है उसके थ्रू बनाया गया है, उसके माध्यम से जो बनाया गया है वो ऑर्डिनरी लॉ है। ठीक है,
ये आप समझ पा रहे हैं? तो इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ये आपने समझ लिया कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। अब हम समझते हैं कॉन्स्टिट्यूशन कैसे फॉलो होगा। तो कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो करने के लिए एक गवर्नमेंट बनाई जाती है, और गवर्नमेंट के कौन कौन से हिस्से होते हैं वो हम समझते हैं। फिलहाल के लिए इसे आप थोड़ी देर के लिए साइड रखें, ये मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूंगा आगे आने वाले लेक्चर्स में। और ये समझते हैं कि संविधान के क्या क्या, गवर्नमेंट के क्या क्या अंग होते हैं। तो गवर्नमेंट का जो अंग है, सबसे पहले लेजिस्लेचर, जिसे पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर भी कहते हैं, यानी विधायिका। विधायिका का काम क्या है? इसका काम है कानून बनाना, ठीक है। दूसरा है कार्यपालिका यानी एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव क्या होता है? जो मिनिस्टर्स होते हैं हेडेड बाय प्रेसिडेंट, इनके जो हेड होते हैं वो प्रेसिडेंट। वैसे तो ये नॉमिनल हेड होते हैं प्रेसिडेंट, पर आगे हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। फिलहाल आप बस इतना जान लीजिए कि जो मिनिस्टर्स होते हैं वो प्रेसिडेंट के अंडर काम करते हैं, और वो होती है कार्यपालिका। इनका काम क्या होता है? इनका काम होता है कानून को लागू करना। तीसरा है हमारा जुडिशियरी, जो कोर्ट्स होते हैं, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सिविल कोर्ट, क्रिमिनल कोर्ट, कई सारे कोर्ट्स आपने सुने होंगे। वो है हमारी न्यायपालिका। न्यायपालिका का काम क्या है? कानून की रक्षा करना और कानून को समझाना। यदि कभी किसी को ये कानून एग्जीक्यूटिव ने यानी कार्यपालिका ने कानून लागू कर दिया और किसी ने इस कानून को तोड़ा, अब इस कानून को तोड़ने के बाद वो कह रहा है कि नहीं ये मैंने सही किया है, तो उस कानून को कौन समझाएगा? उस कानून को समझाता है जुडिशियरी। अब हम इधर देखते हैं वाटर टाइट अरेंजमेंट, ये क्या है? ये जो विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका है, इन तीनों के बीच में एक वाटर टाइट अरेंजमेंट होता है। और ये क्या होता है? बेसिकली ये क्या है कि एक दूसरे अंग को, ये तीन अंग हो गए, ये तीन अंग एक दूसरे अंग को प्रभाव ना पहुंचाए अपने काम से, मतलब एक दूसरे के काम में अरंगा ना बने, ये वही है वाटर टाइट अरेंजमेंट। अब जैसे मैं आपको बता दूं कि विधायिका का काम है कानून बनाना। अब ये कानून बनाता है, कोर्ट उस कानून को रिव्यू करता है। ये एक बेसिक स्ट्रक्चर है संविधान का, कोर्ट उस कानून को रिव्यू करता है। हालांकि ये जो चीजें मैं बता रहा हूँ ये आपको डिटेल में आगे आने वाले लेक्चर्स में बताऊंगा। ये जस्ट एक बेसिक आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि कैसे ये काम करता है। ठीक इसी तरह कार्यपालिका कानून लागू करता है और उसको चेक एंड बैलेंसेस का काम होता है कोर्ट का, ठीक है। अब आगे समझते हैं विधायिका की संरचना यानी स्ट्रक्चर ऑफ लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर कैसे कैसे होता है और ये कैसे काम करता है। तो सबसे पहले समझते हैं लेजिस्लेचर सेंट्रल और स्टेट दोनों जगह पे अवेलेबल है। और सेंट्रल जो लेजिस्लेचर है उसके कौन कौन से ऑर्गन्स हैं, कौन कौन से अंग हैं उसके, तो उसके तीन अंग हैं। पहला है लोकसभा, जिसको लोअर हाउस, निम्न सदन भी हम कहते हैं। उसके बाद है राज्यसभा और तीसरा है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक इसी तरीके से बिल्कुल इसके सिमिलर स्टेट में स्टेट लेजिस्लेचर और जो अपर हाउस है हमारा स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल और तीसरे गवर्नर। तो ये जो अंग है ये आपने समझ लिया। अब हम यहाँ पे एक स्टार लगा हुआ है जो आप देख पा रहे होंगे। तो स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल कई सारे स्टेट में नहीं होते हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। केवल 6 स्टेट ऐसे हैं जिनमें द्विसदनीय लेजिस्लेचर है, यानी द्विसदनीय विधायिका प्रेजेंट है। यूपीएसआई की बात करें तो 2017 में इसके ऊपर एक क्वेश्चन हुआ था जिसमें ये पूछा गया था, 4 ऑप्शंस दे रखे थे और पूछा था कि इनमें से कौन से ऐसे हैं जिनमें बाई कैमरल लेजिस्लेचर या द्विसदनीय विधायिका प्रेजेंट है। तो उसका आंसर था बिहार। उसमें 4 ऑप्शन जो दे रखे थे उसमें और कोई स्टेट नहीं था, एक बिहार था। तो इसमें आप समझिए सबसे पहले कि कौन कौन से स्टेट हैं। तो आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, महाराष्ट्र, बिहार और उत्तर प्रदेश। तो ये जो 6 स्टेट हैं इनको छोड़ के बाकी सारे
जो स्टेट्स है उनमें यूनिकैमरल लेजिस्लेचर है, यानी जब स्टेट के विधायिका को आप डिवाइड करेंगे तो वो केवल दो भाग में डिवाइड होंगे, एक लेजिस्लेटिव असेंबली और दूसरा गवर्नर। और इन छह राज्यों में जब आप डिवाइड करेंगे तो वो तीन भाग में डिवाइड होने वाले हैं, वो है लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव काउंसिल और गवर्नर। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं एक एक करके कि ये लोकसभा जो अंग मैंने अभी आपको आगे बताया वो क्या है। बिल्कुल बेसिक सी चीजें यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, डिटेल में आगे के लेक्चर्स में आएगा। तो लोकसभा, इसे निचला सदन यानी लोअर हाउस भी कहते हैं और जनप्रतिनिधि सभा यानी हाउस ऑफ पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव भी कहते हैं। इसका जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ होता है, मैक्सिमम कैपेसिटी जो है इसकी, कितने सांसद, लोकसभा में जो लोग बैठते हैं उन्हें हम सांसद कहते हैं, तो कितने सांसद हो सकते हैं, तो 552, जिनमें की 530 स्टेट से और 20 यूनियन टेरिटरी से हो सकते हैं। और जो 2 सीटें इनमें बच गई वो एंग्लो इंडियन के लिए सुरक्षित था, जो एंग्लो इंडियन नॉमिनेट किए जाते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा। हालांकि जस्ट एक इंफॉर्मेशन मैं आपको बता दूं कि 2020 में इसे एंग्लो इंडियन की जो 2 सीटें थी उसे निरस्त कर दिया गया है अमेंडमेंट के द्वारा। ठीक है, वो लगातार 1952 से 2020 तक 2 एंग्लो इंडियन हुआ करते थे हमारे पार्लियामेंट के लिए। जो प्रेजेंट स्ट्रेंथ है हमारे पार्लियामेंट की वो 545 है, जिसमें कि 543 डायरेक्ट इलेक्शन से आए हुए लोग होते हैं, जो डायरेक्ट वोटिंग होती है। मींस जो जनता है, हम आप जैसे जो लोग हैं, हम वोटिंग कर सकते हैं उनको, तो ये डायरेक्ट इलेक्शन हो गया। ठीक है, इससे 543 लोग आते हैं। दूसरा समझते हैं क्या है, राज्यसभा, जिसे उच्च सदन या फिर अपर हाउस भी कहा जाता है, और ये काउंसिल ऑफ स्टेट्स भी इसे कहा जाता है, यानी राज्यों का परिषद। अब इसकी मैक्सिमम स्ट्रेंथ क्या होती है, इसमें कितने लोग रह सकते हैं, तो वो है 250, जिसमें कि 238 स्टेट से और यूनियन टेरिटरी से, जो कि प्रोपोर्शन में होते हैं कि किस स्टेट में कितने लोग रहते हैं उसके प्रोपोर्शन में ये आते हैं राज्यसभा के मेंबर्स। ठीक है, अब इनमें से जो 12 मेंबर हैं, जो 12 आपने देख लिया 238 250 में से, वो तो ऑलरेडी स्टेट और यूनियन टेरिटरी से आ रहे हैं। जो 12 मेंबर हैं वो प्रेसिडेंट उन्हें नॉमिनेट करते हैं, किस बेसिस पे, तो जो यदि देखें तो विज्ञान, कला, साहित्य और सामाजिक विज्ञान, इन जो क्षेत्र से जो लोग होते हैं उन्हें मनोनीत किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा। इस क्षेत्र में जो भी धुरंधर लोग होते हैं उन्हें मनोनीत करते हैं प्रेसिडेंट, और किसके कहने पे करते हैं, तो प्राइम मिनिस्टर के कहने पे करते हैं। ठीक है, और ये जो राज्यसभा के मेंबर्स का इलेक्शन होता है, इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। इनडायरेक्ट इलेक्शन में क्या है, इनडायरेक्ट इलेक्शन मतलब ये जिसमें कि आम जनता, हम आप जैसे लोग डायरेक्ट वोट नहीं दे सकते हैं, तो इनमें भाई वोट कौन देता है ये समझना जरूरी है। तो इनमें वोट देते हैं जो एमएलएज होते हैं, जो प्रतिनिधि आप चुनते हैं, वो प्रतिनिधि फिर अपने प्रतिनिधि को राज्यसभा में चुन के भेजते हैं। ठीक है, ये समझ में आ गया आपको। और एक चीज और आप समझ लीजिए, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, यानी जो अभी आपने इससे पहले वाले में पढ़ा था स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, जो अपर हाउस है, उनकी जो मेंबर है इलेक्टेड मेंबर, या फिर स्टेट लेजिस्लेचर लेजिस्लेटिव असेंबली लोअर हाउस, इनके जो इलेक्टेड मेंबर्स है, कुछ मेंबर्स उनमें भी इलेक्टेड होते हैं, जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं वो वोटिंग नहीं कर सकते। तो मतलब आप सीधा समझ रहे हैं कि सबसे पहले तो नॉर्मल जो पीपल हैं उन्होंने वोट किया, ठीक है, हमने वोट किया, तो ये लोकसभा या राज्यसभा में गए,
ठीक, लोकसभा में गए, और या फिर राज्य के जो प्रतिनिधि हैं वो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में गए। इसके बाद जब इन्होंने वोट किया तो वो राज्यसभा में गए। ठीक है, इसमें कोई भी ऐसे मेंबर नहीं है जो डायरेक्ट वोटिंग से हम नहीं चुनते हैं और वो वोट कर सके। ठीक है, हम डायरेक्ट वोटिंग से पहले अपने मेंबर्स को चुनते हैं, चाहे वो राज्य के हो या केंद्र के हो, और उसके बाद वो जो मेंबर्स ऑलरेडी चुने हुए हैं वही चुन सकते हैं राज्यसभा के मेंबर को। जो प्रेसिडेंट ने नॉमिनेट किया है कुछ मेंबर्स को यहाँ पे या इधर, कुछ मेंबर्स दो एंग्लो इंडियन सपोज नॉमिनेटेड होते हैं, वो वोटिंग नहीं कर सकते राज्यसभा मेंबर्स के लिए। ठीक है, अब हम समझते हैं कि संसद का मूल कार्य क्या है, यानी बेसिक फंक्शन ऑफ पार्लियामेंट, कैसे ये काम करता है। बहुत ही बेसिक सी चीजें हैं ये, बिल्कुल आपको समझ के याद रखने की जरूरत है। बिल्कुल समझिए आप इस चीज को, डायरेक्ट याद मत रखिए इन चीजों को। तो संसद का कार्य क्या होता है? इसका कार्य होता है लॉ बनाना, यानी कानून बनाना। ठीक है, अब एक लॉ बनता कैसे है वो हम समझते हैं। तो एक लॉ से पहले एक बिल होता है जो कि पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस होता है। पार्लियामेंट में जो पेश किया जाता है विधेयक, ठीक है, इनको दोनों सदनों द्वारा वोटिंग के रूप में, अब वोटिंग कैसे होती है उनके बारे में यहाँ हम पढ़ने वाले हैं, पर अभी जस्ट समझते हैं कि वोटिंग के द्वारा इनको लॉ बनाया जाता है, और जो कि प्रेसिडेंट की सहमति जरूरी है, यानी राष्ट्रपति के सहमति के बिना हम ये नहीं कर सकते। सबसे पहले क्या होता है, ये देखिए, एक बिल आया जो कि लोकसभा में गया, और लोकसभा में डिस्कस हुआ, और लोकसभा में इसे वोटिंग के द्वारा पास कर दिया गया। फिर ये राज्यसभा जाएगा, राज्यसभा में डिस्कस और वोटिंग के द्वारा ये पास कर दिया गया। फिर ये राष्ट्रपति के पास जाएगा सहमति के लिए, और यदि राष्ट्रपति ने इसकी सहमति दे दी तब ये लॉ बन जाएगा। ठीक इसी तरह हम देखते हैं कुछ बिल ऐसे होते हैं जो राज्यसभा में पेश होते हैं। ठीक है, तो राज्यसभा में जो बिल पेश हुए वो राज्यसभा में पहले उनकी वोटिंग हुई, फिर लोकसभा में वोटिंग हुई, और उसके बाद राष्ट्रपति के पास ये सहमति के लिए जाता है, जिसके बाद ये लॉ बन जाता है। अब ये देखते हैं जो बिल है, बिल कितने तरह के होते हैं। तो बिल दो तरह के हो सकते हैं, एक तो पब्लिक और एक प्राइवेट बिल। पब्लिक बिल किसे कहते हैं? पब्लिक बिल वो होते हैं जो मिनिस्टर्स जो बने हुए हैं ऑलरेडी, जो मिनिस्टर्स हैं, यदि वो किसी बिल को इंट्रोड्यूस करते हैं, वो किसी बिल को पेश करते हैं, तो वो एक पब्लिक बिल कहलाएगा। ठीक है, और प्राइवेट बिल कौन से हैं? प्राइवेट बिल किसी अदर मेंबर के द्वारा इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। ठीक है, अब हम समझते हैं कि जो वोटिंग होती है वो वोटिंग कैसे होती है। वोटिंग के दो तरीके हैं, एक तो साधारण मेजॉरिटी से वोटिंग जब हुई, और एक स्पेशल मेजॉरिटी से, यानी साधारण बहुमत और विशेष बहुमत। अब इनमें समझते हैं कि साधारण बहुमत के केस में क्या होता है। साधारण बहुमत के केस में कम से कम 1/10 लोग जो टोटल मेंबर्स हैं संसद के, सपोज चलिए मैं आपको कहता हूं कि लोकसभा में एक साधारण बहुमत से कोई बिल पास होनी है, तो इस केस में मान लीजिए कि 550 लोग हैं लोकसभा में, एक जस्ट एग्जांपल ले रहा हूं, तो मिनिमम स्ट्रेंथ इनकी क्या होनी चाहिए सिंपल मेजॉरिटी से बिल पास होने के लिए, कि 1/10 लोग जो हैं वो, जैसे 550 लोग हैं तो 55 लोग कम से कम प्रेजेंट होने चाहिए, और 55 लोग प्रेजेंट होने चाहिए। और उसके बाद दूसरी क्या कंडीशन है कि आधी से ज्यादा लोग, 50% से ज्यादा लोग जो वहां पे प्रेजेंट हैं वो यस कह दें, वो इस बिल को सहमति दे दें। यदि वो इस बिल को सहमति देते हैं तो ये बिल पास माना जाएगा। ठीक है, अब दूसरा समझते हैं कि स्पेशल मेजॉरिटी के केस में, यानी विशेष बहुमत के केस में क्या होता है। विशेष बहुमत के केस में जो मिनिमम स्ट्रेंथ है, कम से कम 50% लोग यहाँ पे
मौजूद होने चाहिए। यदि 500 लोग हैं तो 250 लोग कम से कम मौजूद होने चाहिए। ये सब बिल्कुल छोटी छोटी चीजें हैं जो आप समझेंगे। ये डायरेक्ट इससे क्वेश्चंस आते हैं यूपीएसआई के कई सारे पेपर्स। यदि आप प्रीवियस ईयर के देखोगे तो इसमें किसी में स्ट्रेंथ भी पूछ रखा है कि कितना स्ट्रेंथ होना चाहिए सिंपल मेजोरिटी के केस में। एक बिल को लॉ बनने के लिए राष्ट्रपति की सहमति जरूरी है या नहीं है। तो ये सारी चीजें बिल्कुल कॉमन सी चीजें हैं। यदि आप ये देखते भी जाएंगे तो कई सारे क्वेश्चंस तो यहाँ से डायरेक्ट आ सकते हैं। और उसके बाद अभी हम विशेष बहुमत की बात कर रहे थे तो उनमें समझते हैं मिनिमम स्ट्रेंथ 50%। और दूसरा ये है कंडीशन कि 2/3 जो मेंबर्स हैं प्रेजेंट मेंबर्स, उनके 2/3 ने यदि हाँ बोल दिया, ठीक है, तो 2/3 लोगों ने हाँ बोल दिया और 50% लोग कम से कम प्रेजेंट होने चाहिए। तीसरा कंडीशन क्या है कि ये जो 2/3 है ये 50% से कम नहीं होने चाहिए। ठीक है, 2/3 जो भी मेंबर्स हैं वो उसके 2/3 ने यदि यस बोला है तो वो जो नंबर है वो 50% से कम नहीं होने चाहिए। ठीक है, अब हम समझते हैं जो विधेयक है, जो बिल है, उसकी प्रकृति के आधार पे किस तरह के बिल हो सकते हैं। तो जो बिल हो सकते हैं वो है ऑर्डिनरी बिल यानी साधारण विधेयक, मनी बिल यानी धन विधेयक, और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल यानी संविधान में जो संशोधन के लिए बिल आते हैं वो बिल। तो ये 3 तरह के बिल हो सकते हैं प्रकृति के आधार पर। तो मनी बिल के बारे में सबसे पहले समझते हैं। ये केवल मिनिस्टर के द्वारा इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, केवल और केवल मिनिस्टर ही इसे इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। और जो भी संवैधानिक कृत्यों के अतिरिक्त और संशोधन के साथ बिल संवैधानिक संशोधन बिल कहलाते हैं। ठीक है, तो किसी भी तरीके के संविधान के जो एक्ट्स हैं उनमें किसी भी टाइप का बदलाव करना है या कुछ जोड़ना है, उस तरह के जो भी बिल होंगे वो सारे बिल कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल कहलाएंगे। और बिल सिंपल और स्पेशल मेजॉरिटी दोनों से पास किया जा सकता है। अब इसके बाद अब हम समझेंगे कि ये जो ऑर्डिनरी बिल है और मनी बिल है ये दोनों क्या है और ये दोनों में डिफरेंस क्या है। तो ये देखिए, सबसे पहले समझते हैं ऑर्डिनरी बिल। तो ऑर्डिनरी बिल में क्या है कि किसी भी हाउस में ये पहले इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। ठीक है, अभी आपने देखा था इससे जस्ट पहले यदि हम जाए तो ये जो बिल है, एक तो कंडीशन ये हो गई, ठीक है, एक कंडीशन ये हो गई, दूसरी कंडीशन ये हो गई कि पहली कंडीशन में लोकसभा में सबसे पहले पास हुआ, फिर राज्यसभा में पास हुआ, फिर प्रेसिडेंट के पास सहमति के लिए गया और ये लॉ बन गया। दूसरी कंडीशन में राज्यसभा में पहले पास हुआ, फिर लोकसभा में पास हुआ, फिर प्रेसिडेंट की सहमति के बाद ये लॉ बन गया। तो ये उसी के बारे में बात कर रहे हैं कि ऑर्डिनरी बिल जो है जो ये किसी भी हाउस में पहले इंट्रोड्यूस किए जा सकते हैं। और दूसरा क्या है कि ये किसी भी मेंबर के द्वारा ये पारित पेश किया जा सकता है। तो पब्लिक या प्राइवेट, पब्लिक मेंबर्स यानी जो मिनिस्टर्स होते हैं उन्हें हम पब्लिक मेंबर्स कहते हैं। जो पब्लिक और प्राइवेट की कोई भी मेंबर इसे इंट्रोड्यूस कर सकता है। और इस बिल को पेश करने के लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुशंसा की जरूरत नहीं है या अनुमति की जरूरत नहीं है। अब हम समझेंगे कि ये चीज क्या है। तो जो बिल हमारे पास आते हैं, सबसे पहले जो बिल पेश किया यदि किसी ने, तो यहाँ तो डायरेक्ट आपने देखा कि लोकसभा में पेश हो गया, लेकिन कुछ बिल ऐसे भी होते हैं जिसमें बिल सबसे पहले प्रेसिडेंट के पास जाता है, प्रेसिडेंट फिर उसे अनुशंसा करता है कि ठीक है आप इसे लोकसभा में ला सकते हैं। इस केस में ये लोकसभा में आएगा। ठीक है,
तो वो हम आगे पढ़ेंगे मनी बिल के बारे में, तो मैं आपको बताऊंगा। तो फिलहाल बस ऑर्डिनरी बिल के बारे में ये है कि इसमें राष्ट्रपति की का पूर्वाग्रह यानी या फिर पूर्व अनुशंसा की जरूरत नहीं है, और इस बिल को पास करने के लिए साधारण बहुमत जरूरी है, और दोनों सदनों में यह सिंपल मेजॉरिटी से पास होना चाहिए। और यदि मान लीजिए कुछ ऐसा होता है कि डेडलॉक हो जाता है, ठीक है, डेडलॉक हो जाता है, ये बिल पास नहीं हो पा रहा है, उस केस में तो प्रेसिडेंट क्या करेगा? तो उस केस में प्रेसिडेंट ज्वाइंट सेशन बुला सकता है, ठीक है। ज्वाइंट सेशन यानी लोकसभा और राज्यसभा को एक साथ बुला सकता है, लेकिन इस केस में जब भी ज्वाइंट सेशन होता है तो लोकसभा का जो स्पीकर है वही एज ए स्पीकर के रूप में लोकसभा और राज्यसभा दोनों को संबोधित करता है, और ये आज तक केवल 3 बार ही हुआ है इंडिया के हिस्ट्री में, ठीक है। और उसके बाद का पॉइंट क्या है कि प्रेसिडेंट इस बिल किसी बिल को रिकंसिडरेशन के लिए भेज सकता है, यानी पुनः विचार के लिए किसी भी विधेयक को राष्ट्रपति भेज सकता है। कोई भी ऑर्डिनरी बिल आया, अब मैं आपको एक बार फिर से इस फ्लो पे ला रहा हूँ, कोई भी ऑर्डिनरी बिल आया, लोकसभा में डिस्कस हुआ, पास हुआ, फिर राज्यसभा में गया, राज्यसभा में डिस्कस हुआ, पास हुआ, फिर प्रेसिडेंट के पास गया। अब यहाँ पे क्या है कि प्रेसिडेंट इसे कह सकता है कि आप इस पे पुनर्विचार करिए, पुनर्विचार करने के लिए प्रेसिडेंट इसे वापस भेज सकता है। ये वापस से इसी फ्लो में जाएगा, लोकसभा में पेश होगा, फिर राज्यसभा में, और ये फिर प्रेसिडेंट के पास जाएगा। और यदि कोई भी बिल दूसरी बार प्रेसिडेंट के पास जाता है तो प्रेसिडेंट को उस पे साइन करना पड़ेगा, ठीक है। प्रेसिडेंट दूसरी बार इसे पुनः विचार के लिए नहीं भेज सकता है। अब हम समझते हैं, ये बस इतना ही था ऑर्डिनरी बिल के बारे में। अब हम समझते हैं मनी बिल क्या होते हैं। तो मनी बिल के भी कुछ फीचर्स हैं, क्या है वो? तो इसके लिए इस विधेयक को पेश करने के लिए राष्ट्रपति की पूर्वानुमति की आवश्यकता है। जो मैंने आपको अभी बताया था, ये बिल पेश करने के बाद सबसे पहले हमें राष्ट्रपति से डिस्कस करना पड़ता है कि हम इस बिल को पेश कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले राष्ट्रपति से डिस्कस करा, और उसके बाद हम ये कहाँ पे पेश कर सकते हैं? ये सबसे पहले लोकसभा में ही पेश कर सकते हैं। जो आपने ऑर्डिनरी बिल के में देखा था कि ये लोकसभा या राज्यसभा कहीं भी पहले पेश किया जा सकता है, लेकिन मनी बिल के केस में ऐसा नहीं है, इसे सबसे पहले लोकसभा में ही पेश करना पड़ेगा, और यह केवल मिनिस्टर के द्वारा पेश किया जा सकता है, यानी पब्लिक मेंबर्स के द्वारा ही पेश किया जा सकता है। इसे पास करने के लिए भी साधारण बहुमत की ही जरूरत है, और जब ये बिल लोकसभा में पास हो जाएगा तो राज्यसभा के पास जब ये जाएगा तो राज्यसभा केवल इस पे डिस्कस कर सकता है, कुछ सजेशन दे सकता है लोकसभा को, लेकिन इसके ऊपर वोटिंग नहीं कर सकता, यानी राज्यसभा मनी बिल को रिजेक्ट नहीं कर सकता है, ठीक है। और राज्यसभा का जो समय है इस बिल के लिए, जो मनी बिल्स हैं, वो सबसे पहले आप समझिए इसे प्रेसिडेंट के पास ले जाया गया, प्रेसिडेंट की पूर्वानुमति ली गई, लोकसभा में इसे पेश कर दिया गया, लोकसभा में ये पास भी हो गया। अब ये राज्यसभा जब ये जाएगा तो राज्यसभा को 14 दिन के अंदर इस पे विचार करके और हम आगे बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। और यदि इस केस में राज्यसभा चाहती भी है फिर भी ज्वाइंट सेशन नहीं बुलाया जा सकता, यानी संयुक्त सत्र। जो ऑर्डिनरी बिल के केस में यदि डेडलॉक हो जाता है उस केस में ज्वाइंट सेशन जो बुलाया जाता है, इस केस में नहीं हो सकता है। डेडलॉक क्या होता है डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे। और जो प्रेसिडेंट है, राष्ट्रपति मनी बिल को विचार के लिए वापस नहीं भेज सकते। अब आप इस चीज को समझिए, ऑलरेडी प्रेसिडेंट ने पहले ही इसकी पूर्व अनुमति दे दी है कि इस बिल को पेश किया जाए। जब ये इस बिल को पेश करने की अनुमति राष्ट्रपति ने दे दी तो राष्ट्रपति इसे विचार के लिए वापस क्यों भेजेगा? तो इसके बेसिस पे ही यही
हमारे संविधान में लिखा गया है। अब आप समझिए, जो मनी बिल यानी बजट से रिलेटेड जो चीजें होती हैं, यदि ये पास नहीं होती है, इन केस ये पास नहीं होती है, तो प्राइम मिनिस्टर को रिजाइन करना पड़ता है, प्राइम मिनिस्टर और उसके मिनिस्टर्स के साथ। मनी बिल पास नहीं होने का मतलब समझिए, मनी बिल पास कैसे होता है? यदि कोई बजट सपोज पेश हुआ, सिंपल मेजोरिटी से इसे पास होना है, यानी जो भी मेंबर्स प्रेजेंट होते हैं 50% जो यस होने चाहिए इस बिल को पास करने के लिए। अब यदि 50% यस नहीं है और ये मनी बिल है, उस केस में यह माना जाता है कि पूर्ण रूप से जो सरकार है उसके पास बहुमत नहीं है, और सरकार के पास यदि बहुमत नहीं है उस केस में क्या होगा? प्राइम मिनिस्टर को रिजाइन करना पड़ेगा। ठीक है, ये हमने पढ़ लिया ऑर्डिनरी बिल, मनी बिल के बारे में। इसके बाद हम पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल क्या होते हैं। जो किसी भी तरह के कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ ऐड करना है या फिर कोई भी मॉडिफिकेशन करना है, ठीक है, तो उस बिल को हम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल कहते हैं। ये क्या है? ये भी किसी भी पब्लिक या प्राइवेट मेंबर के द्वारा पेश किए जा सकते हैं, ठीक है, और इसमें प्रेसिडेंट की पूर्वानुमति की जरूरत नहीं है, और ये ज्वाइंट सेशन में ही पास किए जाने चाहिए। जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है, संविधान को एक तरह से बदलने की या फिर संविधान में कुछ जुड़ाव करना है, संविधान का कोई आर्टिकल यदि किसी मेंबर को लग रहा है कि इसमें कोई मॉडिफिकेशन करना चाहिए, उस केस में कोई भी मेंबर, आइदर कोई मिनिस्टर हो या नॉर्मल मेंबर हो, कोई भी सांसद हो, कोई इसे पेश कर सकता है। लेकिन ये सारे कंडीशन है, और यदि ये ज्वाइंट सेशन से पास हो गया, उसके बाद राष्ट्रपति इसे विचार के लिए वापस नहीं भेज सकते हैं। तो जो 3 तरह के बिल हमने पढ़े, सबसे पहले ऑर्डिनरी बिल, मनी बिल, फिर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। आपने देखा कि मनी बिल और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के केस में प्रेसिडेंट रिकंसिडरेशन के लिए यानी पुनः विचार के लिए राष्ट्रपति वापस नहीं भेज सकते बिल को। हालांकि ऑर्डिनरी बिल के केस में वो पुनर्विचार के लिए एक बार भेज सकते हैं राष्ट्रपति। दूसरी बार यदि पुनर्विचार के लिए ऑर्डिनरी बिल में भी आया तो राष्ट्रपति को वो साइन करना पड़ेगा। ये जो चीजें थी ये सारी लेजिस्लेचर से रिलेटेड थी। अब एग्जीक्यूटिव से रिलेटेड जो चीजें हैं वो यहाँ से स्टार्ट हो रही हैं, वो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। बहुत ही छोटे छोटे टॉपिक्स हैं ये, जो कि अभी बस हम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स तक पढ़ेंगे, और उसके बाद बस अभी आपको इतना ही पढ़ना है। और इसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें मैंने आपको पहले ही बता दिया है, हिस्ट्री और बैकग्राउंड के बारे में पढ़ेंगे। और धीरे धीरे जब हम सैलेंट फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे उस टाइम में हम देखेंगे इन सब के बारे में एक बार फिर से कि ये सारे क्या हैं। ठीक है, तो फिलहाल हम समझते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर क्या होता है। तो ये देखिए, जो इलेक्शन होते हैं, इलेक्शन में कई सारी पार्टियां खड़ी होती हैं। तो जो पार्टी सिंपल मेजोरिटी से जीतती है, जिनके पास सिंपल मेजोरिटी होता है, बेसिकली सपोज 500 सीटें हैं टोटल, तो जो 250 से ज्यादा जिसको सीटें मिलती हैं लोकसभा में, वो अपने रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं, जो रिप्रेजेंटेटिव प्राइम मिनिस्टर के रूप में वो चुनते हैं। ठीक है, अब जैसे एक एग्जांपल बताता हूँ, 2019 के इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी को कुछ बहुमत से ज्यादा 273 भारत में अभी बहुमत का आंकड़ा है, तो बहुमत के आंकड़े से ज्यादा ये सीट मिली। फिर उन्होंने अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुना जो कि अभी हमारे पीएम भी हैं। अब जो भी पार्टी थी, मान लीजिए बीजेपी इस केस में, तो बीजेपी ने राष्ट्रपति को अपने जो उन्होंने रिप्रेजेंटेटिव चुना है जो प्राइम मिनिस्टर के लिए, उनको अपने प्रतिनिधि को पीएम बनाने के लिए राष्ट्रपति को वो पत्र लिखते हैं। और
उसके बाद जो प्रेसिडेंट है, राष्ट्रपति क्या करता है कि नियुक्त करता है प्राइम मिनिस्टर को, ठीक है। और प्रेसिडेंट उसके बाद क्या करता है, जो मिनिस्टर्स होते हैं, जो ऑलरेडी सांसद होते हैं, संसद के मेंबर्स होते हैं, या फिर जो नहीं भी होते हैं वो भी बन सकते हैं मिनिस्टर, तो उन्हें मिनिस्टर को नियुक्त करता है, प्रेसिडेंट करता है ये काम, ठीक है। ये हमेशा ध्यान में रखिएगा, कई सारे जगह पे ये क्वेश्चन पूछ चुका है कि मिनिस्टर्स को अपॉइंट कौन करता है, नियुक्त कौन करता है, तो ये प्रेसिडेंट नियुक्त करता है, लेकिन किसकी सलाह पे, तो वो है प्राइम मिनिस्टर के सलाह पे। तो प्राइम मिनिस्टर के सलाह पे प्रेसिडेंट मिनिस्टर नियुक्त करता है। अब देखते हैं कि मिनिस्टर कौन हो सकता है। तो मिनिस्टर कोई भी पर्सन हो सकता है, लेकिन कंडीशन क्या है कि उसे जिस दिन वह मिनिस्टर बना उसके 6 महीने के अंदर उसे लेजिस्लेचर में होना पड़ेगा, आइदर लोकसभा या राज्यसभा यदि सेंटर के केस में देखें, या स्टेट के केस में यदि हम देखते हैं तो यदि कोई मिनिस्टर बन रहा है तो उस केस में जो राज्य की असेंबली है, लेजिस्लेटिव असेंबली या लेजिस्लेटिव काउंसिल, उसके अंदर उसे 6 महीने के अंदर उसे आना पड़ेगा। अब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में कौन कौन होते हैं, तो प्राइम मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ स्टेट, और इन मिनिस्टर ऑफ स्टेट जो इंडिपेंडेंट चार्ज हैं, यानी स्वतंत्र प्रभार के जो मिनिस्टर हैं, तो ये सारे मिला के काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बनाते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। आप लोग जिन्होंने भी वाइज ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लीजिए, और हमारे आगे के लेक्चर्स देखते रहिए। ये जो हमारा लेक्चर था ये पार्ट 1 था, और जिसका लेक्चर 1 अभी हमने आपको बता दिया। इसके बाद हम हिस्ट्री और बैकग्राउंड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर आएंगे, और जल्द ही वो लेक्चर भी आने वाला है। तो आप जल्दी से जल्दी इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और वाइज ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।